हाँ जी, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फेयोल, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, हमने जो टेलर का पढ़ा था वो साइंटिफिक या ट्रेडिशनल वाले थे प्रिंसिपल, ठीक है, वो फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए थे। वेयर हैज यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस यानी ऑफिस मैनेजमेंट की बात कर रहा है, और वो क्या था, फैक्ट्री मैनेजमेंट की बात कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात यहाँ पर, पहला जो इन्होंने प्रिंसिपल बोला, वो प्रिंसिपल क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि भाई जब आपके पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो, तो इस बड़े से ऑब्जेक्टिव को ना छोटे छोटे टास्क या छोटे छोटे वर्क में बदल दो, टास्क या वर्क में बदल दो, टास्क या वर्क में बदल दो। एंड ईच वर्क या ईच टास्क शुड बी डिवाइडेड, मतलब ब्रोकन डाउन एंड देन डिवाइडेड एंड गिवन टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। तो पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दो। तो एक ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, प्रॉफिट कमाना। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए इसको क्या करना होता है, सामान खरीद, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, बनाना, देन बेचना, देन प्रॉफिट कमाना, यही होता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट लूं, तो उसको अचीव करने के लिए क्या होगा, हमें सामान खरीदना भी होगा, देन बनाना भी होगा, देन सेल भी करना होगा, देन पैसा लेकर रखना भी होगा, एंड देन अकाउंटिंग करनी होगी उसकी। तो अलग अलग काम को करने के लिए, जैसे सामान खरीदने बनाने के लिए हमारा प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सामान को जब बेचना है तो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इन सब में जो पैसे लगेंगे तो उसके लिए फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सिंपल सा है कि भाई ये बोलता है कि वर्क जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट में, स्मॉल स्मॉल टास्क, स्मॉल स्मॉल वर्क पार्ट में बांट देना चाहिए, और उसको हैंडओवर जो करना चाहिए ना पर्सन को, उसकी क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से भाई। बट ऑब्वियस है, फाइनेंस वाले को मतलब आप फाइनेंस का काम किसको दोगे, जिसका फाइनेंस का ज्ञान हो। जिसको प्रोडक्शन का ज्ञान होगा उसको प्रोडक्शन दोगे, जिसको बेचने आता होगा उसको सेलिंग का दोगे ना, मार्केटिंग का। ठीक, तो यही बोल रहा है कि ये जो काम जब हम बांटते हैं ना, ये जो काम हमने बांटा है, ये वर्क जो डिवाइड हुआ है ना, इनको जो दिया गया है, ये इनके क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक और चीज, बांटने से एक तो आपका क्लासिफाइड हो गया काम, लेकिन जब बटा हुआ काम सब लोग अपने अपने काम को बार बार करेंगे, देन दे विल गेट स्पेशलाइज्ड। ये आपके केस स्टडी में बहुत पूछता है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फेयोल स्पेशलाइजेशन लाता है, तो आप बोलोगे कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, और यही वो प्रोसेस है जिसके वजह से वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ना, ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का हमने प्रोसेस देखा था ना ऑर्गेनाइजिंग में, ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का प्रोसेस है वो सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करना इसी डिवीजन ऑफ वर्क के वजह से होता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नोट में लिखा है, एग्जाम में जानते हो कैसे पूछ देता है, कि इसी के जैसे, जैसा फेयोल ने दिया है डिवीजन ऑफ वर्क, क्या इसके जैसे कोई और प्रिंसिपल टेलर ने भी दिया है क्या। तो टेलर ने भी एक ऐसा दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री, या कॉम्प्लीमेंट्री जब मैं बोलूं मतलब इसी के जैसे, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री जब मैं बोलूं मतलब इसी के सिमिलर, क्या कोई बात बोली है। तो आप बोलो कि हाँ उन्होंने बोला है ना, फंक्शनल फोरमैनशिप में भी तो यही बोलता है कि एक इंसान को सब काम नहीं आ सकता, वो सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए काम को अलग अलग उसके एक्सपर्ट होने चाहिए, और अलग अलग काम के एक्सपर्ट से एक वर्कर को ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। तो वहां भी काम को बांटा गया है, यहाँ भी काम को बांटने की ही बात हो रही है। तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। और कई बार आपको आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, कुछ ऑपोजिट बोला है क्या। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है कि पूरा केस स्टडी डिवीजन ऑफ वर्क पे दे दिया, पूरा आपको सॉल्व करने दे दिया, आइडेंटिफाई करने दे दिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिवीजन ऑफ वर्क। बाद में बोलेगा कि नेम अ प्रिंसिपल या टेक्निक ऑफ टेलर। ठीक है, फेयोल का पूछा है, अभी पूछेगा सेकंड पॉइंट में कि टेलर का बताओ विच इज इन कॉम्प्लीमेंट्री नेचर टू डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपका आंसर आएगा फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट है,
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मैंने आपको बताया अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर देने का पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो ऑर्डर दिया है उसको फुलफिल करना, पूरा करना। ठीक है, तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि राइट टू गिव ऑर्डर को कहते हैं हम अथॉरिटी, और इट इज कॉरोलरी ऑफ अथॉरिटी, यानी इट इज सपोर्ट ऑफ अथॉरिटी। इट इज सपोर्ट ऑफ अथॉरिटी, या मैं कहूं इट इज ओबीडियंस फुलफिलिंग, ठीक है ना, ओबीडियंस या फुलफिलिंग, ठीक है, फुलफिलिंग अथॉरिटी। ठीक। अच्छा, तो मैंने बोला अथॉरिटी यानी किसी काम को जब आप किसी को देते हो ना, तो उससे जुड़ा अथॉरिटी या उससे जुड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको साथ में देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अथॉरिटी नहीं दी तो वो काम पूरा कर ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि यार जाओ तुम ना, ये एक डिलीवरी है करनी है, और उसको ताज होटल के अंदर दे के आओ। और ताज होटल के अंदर जो घुसने का परमिट है, पास है, वो हमने उसको दिया ही नहीं है यार, वो जाकर कैसे दे पाएगा? तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। मैं बोलूंगा एक वर्कर को कि जाओ स्टोर रूम से ये सामान लेकर आ जाओ, भाई स्टोर रूम में घुसने के लिए उसको एक कार्ड की जरूरत है, वो कार्ड ही मैंने नहीं दिया है, या मैंने कुछ पेपर साइन करके नहीं दिया जिसको दिखाकर वो एंट्री ले पाए, तो वो कैसे वो काम पूरा कर पाएगा? तो अथॉरिटी मतलब उस चीज से जुड़ा ये पावर दे देना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब उसकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर दो ना, वरना वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। जब उसको ये पता होगा कि यार कल को मेरे से पूछा जाएगा, तब मैं क्या जवाब दूंगा, तब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तब जाकर ये सोचकर वो ढंग से काम करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जब भी आप कोई काम दो ना, तो उससे जुड़ा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दो, एंड बैलेंस्ड तरीके से दो। क्यों? अगर आपने अथॉरिटी नहीं दी तो भाई वो काम नहीं कर पाएगा, और अथॉरिटी अगर ज्यादा दे दी, देखो क्या बोल रहा है, दैट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज गिवन अथॉरिटी ही शुड बी गिवन कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज ही कैन मिसयूज द अथॉरिटी। यानी कि आप अगर अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो मिसयूज होगा। और अगर आपने अथॉरिटी ही नहीं दी या कम दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी, तो वो अनकंप्लीट रह जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा वो काम। तो ये चीज, और ये बोल रहा है क्या कि अगर आपने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उससे जुड़ा अथॉरिटी तो नहीं, तो ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली, मतलब वो अपना काम पूरा कर ही नहीं पाएगा, जिम्मेदारी पूरी कर ही नहीं पाएगा। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप अच्छे से जानते हो, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को की ओबीडियंस को कहते हैं। हमारे जो रूल्स लिखे हैं एग्रीमेंट के अंदर, उसको फॉलो करना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम डिसिप्लिन। ठीक है, और ये सबके लिए। अब एक डिसिप्लिन को मतलब एक जगह पे डिसिप्लिन लाने के लिए क्या चाहिए, तो ये क्या बोले, डिसिप्लिन लाने के लिए ना अच्छे सुपीरियर हर जगह पर होने चाहिए, हर लेवल पर, और वो क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होने चाहिए, यानी एग्रीमेंट में पूरी बात लिखी होनी चाहिए। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी, यानी कि आपको पेनाल्टी का सिस्टम भी रखना होगा, और वो पेनाल्टी को लेकर घर नहीं रख लो, मतलब अपना पर्सनल यूज नहीं कर लो, उसको वेलफेयर ऑफ वर्कर या ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में ही लगाओ। ये एग्जाम में केस स्टडी इससे पूछता है कि कौन सा प्रिंसिपल जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी करवाता है, तो आप बोलोगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोलता है कि भैया डिसिप्लिन रखो, नहीं करोगे तो पेनाल्टी ठोकेंगे, और पेनाल्टी जब वसूलेंगे तो उसको घर नहीं ले जाएंगे, उसको वापस से ऑर्गेनाइजेशन के किसी भलाई में लगाएंगे, वर्कर के भलाई में लगाएंगे। ठीक है, तो ये वही चीज बोला है, और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, तो क्या बोलता है, मींस वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन अनदर। तो ये बोल रहा है अगर डिसिप्लिन रहेगा तो वर्कर और मैनेजर एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, कमिटेड रहेंगे, एक दूसरे के बारे में कुछ भी प्रेजुडिस नहीं रखेंगे, यानी गलत सोच नहीं रखते। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये केस स्टडी में दिखती है एज इट इज। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि भाई हमारा ना हर एक इंसान अपने अपने मकसद से आता है, ठीक है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव से कंपनी में जुड़ता। आप भी जब कंपनी में जुड़ोगे तो आपके अपने कुछ होंगे कि अच्छी कमाई हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये आप सोच के जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन जब आपको लाएगा तो उसको लगेगा यार ये आएगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा प्रॉफिट कराएगा, मेरे को अच्छा प्रोडक्शन करा के देगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ग्रुप का, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सब लोग अलग अलग ऑब्जेक्टिव पे ना चले जाओ। ठीक है, आप क्या करो, हर एक ग्रुप का, हर एक डिपार्टमेंट का एक सेम ऑब्जेक्टिव रखो,
और वन हेड एंड वन प्लान पे चलो। ये क्या बोल रहा है, हर एक ग्रुप का अपना एक हेड और एक प्लान होना चाहिए, यानी कि फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो इन सब का एचआर हो, इन सब का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। इसका पैसे से जुड़ा, इसका बेचने से जुड़ा, इसका सामान लाने और बनाने से जुड़ा, इसका इंसान से जुड़ा। तो इनको ना एक ही हेड होना चाहिए, यानी इनका एक ही मैनेजर होना चाहिए, और वही मैनेजर एक प्लान बनाएगा और उसी प्लान को इसके अंडर आने वाले सारे लोग फॉलो करेंगे। तो एक ही सुपीरियर होगा और उस सुपीरियर का बनाया हुआ प्लान सारे सबॉर्डिनेट माने। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, और इस वजह से ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके केस स्टडी में ओवरलैपिंग को रिड्यूस करने के लिए पूछता है कि कौन सा प्रिंसिपल सही है। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोलता है, वन एंड ओनली वन बॉस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये क्या बोल रहा है कि एक सबॉर्डिनेट का ना, एक सबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। बहुत सारे सुपीरियर टू, सुपीरियर थ्री हुए और ये भी कमांड देगा, ये भी कमांड देगा, अगर ये भी ऑर्डर दे, ये भी ऑर्डर देना, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये किसी के ऑर्डर नहीं समझ पाएगा, सही से काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये बोल रहा है कि हर एक इंसान का एक ही बॉस होना चाहिए और वही उसको कमांड देगा, ऑर्डर देगा, और उसी की बात उसको सुननी है, माननी है, फॉलो करनी है, और वैसे ही काम करके देना है। ठीक है, तो वन एंड ओनली वन बॉस होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, क्यों, बिकॉज इफ एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट सेम टाइम, यू, ठीक है, और अगर ये वायलेट हुआ, एंड इफ वायलेट, ठीक, सॉरी, अथॉरिटीज अंडरमाइन कहने का मतलब जो ऑर्डर दिया है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, डिफिकल्टी होगी। ठीक है, ऑर्डर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक दूसरे ऑर्डर में भिड़ जाए, कॉन्ट्रडिक्शन हो तो कोई ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड हो जाएगी, स्टेबल नहीं रह पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया, और ये एग्जांपल के स्टडी में बहुत बोलते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि बस 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं भाई, 5 से ऊपर नहीं सकते। तो भैया आप किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। ठीक है, तो एक की मानेंगे तो दूसरा वाला कमांड वायलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड टू सकते है, एक बॉस, एक ही सबॉर्डिनेट, मतलब एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए और वही बॉस उसको जो ऑर्डर दे उसी को बस मानना है। ठीक है, ये एग्जाम में नोट, पॉइंट देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ऑपोजिट। फंक्शनल फोरमैनशिप में बोलता है कि 8 बॉस होने चाहिए, वो है 8 होने चाहिए ना, वहां पर 8 बॉस रूल था, ये बोल रहा 1 बॉस। तो अपोजिट बात हो गई। तो एग्जाम में पूछ देते हैं कि कौन सा ऐसा टेलर का है, तो जज बात बोलता है। देन है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई, आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, हर इंटरेस्ट लेकर ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक, जैसे कि कंपनी चाहती है कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, वेयर एस एम्प्लॉय चाहता है, और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट यानी कम दाम में वो काम करके दे, और एम्प्लॉय चाहता है मैक्सिमम सैलरी। कंपनी चाहती कम से कम पे करना पड़े कम, और एम्प्लॉय चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसको अर्न करने का मौका मिले, सैलरी मिले। दोनों का कॉन्ट्राडिक्टिंग नेचर है। तो ये बोल रहा है कि कभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो हमेशा किसी को प्रायोरिटी देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। इट डज नॉट मीन कि वैल्यू नहीं करेंगे। अगर कभी कॉन्ट्रडिक्ट कर गए दोनों की बातें, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव। तो यही बोल रहा है, इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप यानी ऑर्गेनाइजेशन सेल सुपरसीड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो आपकी अपनी इच्छाएं हैं, कंपनी की अपनी ऑब्जेक्टिव है, हमेशा कंपनी की ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से बड़ी होती है और माननी होती है। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय को जो रेमुनरेशन दे रहे हो, बहुत ध्यान सुना, इस पे एक बार एक टीचर ने बहुत गलत वो बता दिया था इंटरप्रिटेशन। रेम्यूनरेशन वर्ड का एक यहाँ नीचे आएगा एक जे प्रिंसिपल इक्विटी, मैं इसके बाद ही समझाता हूँ। रेम्यूनरेशन ना इंडिविजुअल लेवल की बात करता है कि एक इंसान को, एक वर्कर को
जो भी पेमेंट मिलनी चाहिए ना, वो पेमेंट क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। फेयर किसके लिए, वो कंपनी के लिए भी फेयर होनी चाहिए, वो एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होनी चाहिए। एम्प्लॉय के लिए फेयर क्या होगा, जो उसको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दे, इतना कम भी ना दो कि वो अपना गुजर बसर भी ना कर पाए। और कंपनी के लिए फेयर क्या होगा, जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। तो ये कह रहा है इन दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, बहुत कम भी मत दो और बहुत ज्यादा भी मत दो। ठीक है, क्योंकि कम दोगे तो एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा, बहुत ज्यादा दोगे तो कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि भाई फेयर दो। ठीक है, लेस या मोर वर्ड नहीं किया है, बोल रहा है जो भी पेमेंट हो वो फेयर हो, दोनों के लिए सही हो। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय अकेले वर्कर के पेमेंट की बात करता है, वेयर अब इक्विटी क्या बोलता है, इक्विटी बोलता है ये कंपेयर कर रहा है, ये कंपेयर करने की बात। इक्विटी मतलब आपको इक्वल रखना है, तो इक्वल यानी कंपेयर करना, यानी टू और मोर वर्कर की बात, या टू और मोर सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ यहाँ क्या बोलता है कि आप हमेशा ही फेयरनेस रखो हर एक एम्प्लॉय में, उनको फेयरली यानी इक्वली ट्रीट करो। क्या बोल रहा है, उनको इक्वली ट्रीट करो, कहने का मतलब अगर इक्वली कैसे कैसे, आप उनके अगर एक से काइंड हो तो सबसे काइंड रहो, एक से जस्टिस कर रहे हो तो सबसे जस्टिस करो। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जेंडर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, इन सब के हिसाब से आप पार्शियल मत बनो। ठीक है, अगर सेम क्वालिफिकेशन, सुनना, सेम क्वालिफिकेशन का पर्सन, दो लोग आए, टू पर्सन हैं, तो उनकी सेम पेमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक ज्यादा क्वालिफिकेशन है, एक कम क्वालिफिकेशन है, तब तो बट ऑब्वियस है, अलग अलग लेवल पर होगा, अलग अलग पोजीशन होगी तो अलग पेमेंट होगा, बट सेम के लिए सेम पेमेंट होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेल फीमेल के बीच पार्शियलिटी कर दो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मैनेजर फीमेल्स का बहुत फेवर लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो वाला इक्विटी और रेम्युनरेशन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ दो लोगों की कंपैरिजन है, वहां एक इंसान के पेमेंट की बात होती है कि कितना देना चाहिए, तो फेयर देना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल बात है, अगर सारा डिसीजन मेकिंग एक इंसान के हाथों में है तो सेंट्रलाइजेशन, और अगर हम लोअर लेवल पर सबके बीच बांट देते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन वन हैंड इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एक इंसान के पास है तो सेंट्रलाइजेशन, बांट दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि बैलेंस होना चाहिए, पूरा पूरा चीज सेंट्रलाइज भी मत करो, डिसेंट्रलाइज भी मत करो। सेंट्रलाइजेशन अकेले अच्छा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन अकेले अच्छा नहीं है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी कि जो कोर वर्क है, या जो कोर एरिया है, कोर डिसीजन मेकिंग है, उसको सेंट्रलाइज रखो, इंपॉर्टेंट चीजों को सेंट्रलाइज्ड रखो, और जो नॉन कोर चीजें हैं, नॉन कोर एरियाज हैं, उसके डिसीजन को डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस आप कर सकते हो। ठीक, स्केलर चेन क्या बोलता है, स्केलर चेन बोलता है फॉर्मल लाइन है अथॉरिटी लोवेस्ट टू, ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ये कुछ और नहीं है, ये ना कम्युनिकेशन के लिए या ऑर्डर के फ्लो के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए या ऑर्डर का फ्लो कैसे होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मान लो यहां पर ऐसे, ठीक, ये है ए, ये बी सी डी ई एफ जी, अगर इस तरीके से मान लो है, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या बात बोल रहा है कि अगर कभी भी डी को बात करनी है ए से, तो वो सीधे ए के पास नहीं जाएगा, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, बी बताएगा ए को। ठीक, अगर डी को ई से बात करनी तो ऐसे जाकर ऐसे जाए, अगर एफ से करनी तो फिर ऊपर जाके ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए। एक तरीका ये है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ बात होगी ना, वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एक फ्लो में होगी, एक पैटर्न में होगी। ठीक है, तो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी ऑर्डर्स, और फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को हम स्केलर चेन कहते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, उसको कहते हैं
गैंग प्लान और एग्जाम में बहुत पूछता है। गैंग प्लान क्या बोलता है? गैंग प्लान क्या बोलता है? अगर इमरजेंसी आ गई तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के अपने ही लेवल पर, डिफरेंट डिपार्टमेंट बट सेम लेवल, याद रखना। यानी कि सी को बात करनी है तो सी एफ से कर सकता है, डी जी से कर सकता है, बी ई से कर सकता है, ऐसे कर सकते हो अपने ही लेवल पर दूसरे डिपार्टमेंट में। आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये इमरजेंसी में। अब इमरजेंसी आ गई, आग वाग लग गई, आप हेल्प लेना चाह रहे हो या कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप सेम लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग से बात कर सकते हो। डिपार्टमेंट दूसरा बट लेवल सेम होना चाहिए। आप डी ई के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप डी या जी के पास सोल्यूशन नहीं है, तब आप एफ या ई के पास ऐसे जाओगे। लेकिन पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? ये एक्सेप्शन क्या बोलता है आपको? ये एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि इमरजेंसी के केस में एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट का डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉय ऑफ अदर डिपार्टमेंट, बट मेन मुद्दा एट सेम लेवल करेगा। ठीक, तो उस इमरजेंसी के केस को, एक्सेप्शन को हम कहते हैं गैंग प्लान। प्लान का के है ना, ठीक है। एक है ऑर्डर। ऑर्डर तो सिंपल है, हर एक सामान का, हर एक इंसान का, ठीक है, एवरीथिंग एंड एवरीवन इन हिज ओन प्लेस। तो ये क्या बोल रहा है? हर एक सामान, हर एक इंसान का अपना एक जगह होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो चीज वहीं पर रहेगी तो ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आएगी, वरना खोजने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल, घर में अक्सर जो चीज जहां पर रहती है हम वहां रहने नहीं देते, और कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो खोजते खोजते पागल हो जाते हैं। तो ऑर्डर सिंपल क्या बोलता है कि भाई हर एक सामान का, हर एक इंसान का, हर एक सामान का, हर एक इंसान का अपना एक प्लेस है। वो चीज वहीं पर अगर रहेगी तो ही मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आ सकती है। ठीक। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या टेन्योर क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या टेन्योर बोलता है कि भाई हर एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करो, स्टेबल रखो अपने पर्सनल यानी एम्प्लॉय को। ठीक। यानी टेन्योर यानी उनके टाइम पीरियड को, यानी एम्प्लॉय ना आपको छोड़कर ना चले जाए। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब द रेट एट विच एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन। एक साल के अंदर आपके कितने एम्प्लॉय छोड़कर, आपके काम को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए, उसको कहते हैं टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर को हमने कम नहीं किया ना बेटा, तो दिक्कत क्या होगी? आपने सेलेक्ट किया, अपॉइंट किया, बहुत ज्यादा उनके ऊपर ट्रेनिंग, इंडक्शन सब कुछ कराया, ठीक, और जब रिजल्ट देने की बारी आई तब वो लोग चले जाएंगे। तो अगर वो चले गए, तो अगर इसमें एडहॉकिज्म हो गया, एडहॉकिज्म यानी टेम्पररी हो गया, ऐसा कि लोग छोड़ छोड़ कर चले जा रहे हैं, तब इनस्टेबल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, इनसिक्योर हो जाएंगे एम्प्लॉय। आप भी हटाओगे बार बार तो भी वो डर से दूसरी जॉब के तलाश में रहेंगे, कब हटा दें। एक ये दिक्कत हो जाएगी, और दूसरी चीज, आपका बार बार कॉस्ट ज्यादा लगेगा। आप अगर वो अपने मन से छोड़कर गए तो भैया आपको नया लाना होगा, फिर वही प्रोसेस, फिर जैसे ही सिखाओगे चला जाएगा वो, तो आपका कॉस्ट लग जाएगा। और अगर आप ही हटा रहे हो, एक तो वो खुद छोड़कर जा रहा है, तब ये दिक्कत है कि बार बार छोड़ेगा तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप निकाल रहे हो तो भाई वो उसके मन में ये डर लग जा रहा है, यार सबको हटाया जा रहा है, कहीं मुझे भी ना हटा दे, तो वो उसका मन काम में नहीं लगेगा, ठीक है, इनसिक्योर हो जाएगा वो, और वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या टेन्योर रखो, एम्प्लॉय टर्नओवर को कम रखो, ठीक है, हटाओ मत ज्यादा। इनिशिएटिव क्या बोलता है? इनिशिएटिव वर्ड का मतलब होता है टू बी, देखो, टेकिंग फर्स्ट एक्शन विथ सेल्फ मोटिवेशन, कोई और नहीं, किसी भी काम को करने के लिए खुद से आगे आने को इनिशिएटिव कहते हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेने के लिए एक एम्प्लॉय, मतलब एक कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, कब लोग अपने से किसी काम के लिए आगे आएंगे? तो ये क्या, अगर सजेशन का सिस्टम रखो, ठीक है, और अगर ये सजेशन से कोई सब्सटेंशियल रिडक्शन कॉस्ट में होता है तो उसको रिवॉर्ड करो। और इसी तरीके से हमने बात किया था कि सजेशन से कोई सब्सटेंशियल को रिवॉर्ड करो, ये हमने पढ़ा था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, है ना। सेम चीज ही पढ़ी थी। तो इनिशिएटिव एंड वो आपस में लिंक्ड है, ठीक है, सेम बात बोलते हैं। तो इनिशिएटिव का मतलब आप वर्कर के अंदर इनिशिएटिव की भावना लाओ कि हर एक चीज में वो खुद से आगे आए काम करने के लिए, ठीक है। स्पिरिट डे, ये क्या बोलता था? स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, लोगों में कोऑपरेशन की भावना हो, लोगों को म्यूचुअल ट्रस्ट की भावना हो, बिलोंगिंगनेस की भावना हो टीम मेंबर्स में।
यानी कि एक मैनेजर के लिए ये है मेन कि मैनेजर को हमेशा टीम स्पिरिट बिल्ड करनी चाहिए, यूनिटी बनाना चाहिए, हार्मनी बनाना चाहिए एम्प्लॉय में। कैसे कैसे बना पाएगा? तो वो बोलता है कि वो आई को वी से, यानी अपने बातों में मैं ना बोल के हम वर्ड बोले, तो उससे लोगों को ना एक लगता है कि यार हम में वी ऑल आर इंक्लूडेड, तो उससे एक टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट इंप्रूव होगी, और इस वजह से लोग अच्छे से काम करेंगे। तो पेनाल्टी की जरूरत नहीं होगी बेटा, डिसिप्लिन में पेनाल्टी लगती है, और यहां पर ये बोल रहा है आई को वी से कर देंगे, अपनापन लगेगा, अच्छे से काम करेंगे तो पेनाल्टी की जरूरत ही नहीं होगी। दोनों में फर्क है, पेनाल्टी वर्ड दोनों में है, तो गलती नहीं करना। ठीक है, तो स्पिरिट डे कॉप्स बोलता है म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए एक मैनेजर को अपनी बातों में आई को वी से रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर टीम स्पिरिट जगे। ठीक है, लोगों को अपनापन महसूस हो, ठीक, तो वो मन से काम करे, तो पेनाल्टी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने 14 प्रिंसिपल हमने कर लिए, फेयोल के सारी चीजें कर ली हैं, टेलर का ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, एंड विद दिस हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।